आज हम लेकर आ गए हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर। हमने आपसे कहा था ना कि हम सारे प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे। ये हमारा सोशल साइंस का पेपर है, 6 to 8 के लिए है। ठीक है, पूरा सॉल्व है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। 28/12/2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। सबसे पहले हमारा CDP आता है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो आज हम आपको कराएंगे इसका सोशल साइंस का पेपर, फिर हम आपको कराएंगे किसका, प्राइमरी लेवल का। ठीक है, साथ ही आपको जूनियर प्राइमरी दोनों लेवल साथ ही लेकर चलेंगे, जिससे आपको आइडिया मिले कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के बच्चे जो है वो हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। असर्शन और रीजन वाला है, यानी कथन और कारण वाला, कथन और तर्क वाला। तो द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इम्पोर्टेंट एज इट आल्सो इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कारण कह रहा है, तर्क कह रहा है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड इन चाइल्डहुड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस। आपको कई सारे क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रीवियस ईयर को आपको बहुत अच्छे से देखना है और इनके सभी क्वेश्चंस का आंसर सही से देने हैं, तब आप टॉप कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। पिछले बार भी बच्चों ने यही किया था और काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आए थे। ठीक है, आपको ये मत करना कि मुझे 10-12 क्वेश्चन याद करने, नहीं, आप चाहे 5 ही क्वेश्चन करें पर बहुत अच्छे से करें। पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही और सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि आर दोनों गलत हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन ए, और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, हम जरा देख लेते हैं अपनी व्याख्या कि विकास के कुछ सिद्धांत है, जिसमें से एक सिद्धांत इस प्रकार है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? परस्पर संबंध, एक दूसरे से संबंध का सिद्धांत। किसी व्यक्ति का विकास जीवन में सभी पहलुओं के संतुलित परस्पर से परिलक्षित होता है और किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी प्रभावित करता है, यानी कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो सिर्फ एक पहलू तक नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़कर उसके सारे पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, ये सही बात होती है, क्योंकि विकास ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पर टिकासन डाल ले, वो तो सारे पहलुओं को प्रभावित करेगा ना। परस्पर संबंध के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास उनके शारीरिक स्वास्थ्य, क्षमताओं और अक्षमताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या होता है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव और सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट होता है, वो किसको प्रभावित करता है? उसकी फिजिकल हेल्थ को, उसकी कैपेसिटी को, और उसकी जो नॉन कैपेसिटी होती है उन सबको प्रभावित करता है। आगे कह रहा है कि यदि बच्चा कुपोषित है तो ये उसके मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक क्षमताओं और उसके प्रदर्शन आदि को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा बच्चा जो कुपोषित है वो क्या करेगा? वो सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं, उसके मस्तिष्क को, उसकी क्षमताएं, उसके प्रदर्शन करने का जो जरिया है उन सबको प्रभावित करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास के जितने भी पहलू होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए और दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। द प्रिंसिपल दैट सजेस्ट्स ग्रोथ फॉलोस अ पैटर्न बिगिनिंग फ्रॉम हीट एंड देन प्रोसीडिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज। ऑप्शन ए समीप दुराभिमुख सिद्धांत, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। ऑप्शन बी है शीर्षगामी सिद्धांत, सेफलोकॉडल प्रिंसिपल। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ऑप्शन डी है एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है। विकास का वह सिद्धांत शीर्षगामी सिद्धांत बन जाता है जो कि कहता है कि विकास सिर से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में बढ़ता है। मैंने आपको बताया भी था कि शीर्ष मतलब क्या होता है, सर। सा से जो होता है वो होता है सिर, और सा से मतलब क्या होता है, शीर्ष। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लेना कि सिर से यानी कि शीर्षगामी, ऐसा सिद्धांत शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है जो सिर से शुरू होता है फिर बाकी शरीर के हिस्सों में जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले व्याख्या देख लो। व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। बाल विकास दो दिशाओं में होता है, एक सिर से पैर की दिशा में जिसे हम शीर्षगामी होता है और दूसरा निकट से दूर की ओर। अच्छा, विकास कैसे होता है बच्चों का, दो तरह से। कैसे, पहला तो होता है शीर्षगामी सिद्धांत और दूसरा होता है समीपो दूरस्थ सिद्धांत। तो शीर्षगामी क्या होता है, वे सिद्धांत सिर से सिर, सा से शीर्ष। वे सिद्धांत जो सिर से पैर की ओर दिशा में होता है तो उसे हम शीर्षगामी कहते हैं, और दूसरा जो निकट से दूर की होता है तो उसे समीपो दूरस्थ कहते हैं। बिल्कुल कठिन बात नहीं है, बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएगी। सा से आपका क्या होता है, सिरो, सा से आपका होता है शीर्ष। तो जो कि सिर से पैर की ओर होता है वो होता है शीर्षगामी, और जो दूसरा होता है वो निकट से दूर की होता है समीप। समीप मतलब होता है पास और दूर मतलब दूर, तो समीप से दूर की ओर यानी निकट से पास की होता है समीप दूरस्थ कहते हैं। दोनों सिद्धांत गामक विकास के क्षेत्र में लागू होते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि शीर्षगामी सिद्धांत ये दर्शाता है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा में आगे बढ़ता है, अर्थात ऊपर से नीचे या सिर से पैर की तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले सबसे पहले सिर पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है कि अनुदैर्ध्य दिशा में बढ़ता है। कैसा, अनुदैर्ध्य दिशा में, अर्थात ऊपर से नीचे या फिर सर से लेकर पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसके कारण बच्चा क्या होता है कि पहले चलने से पहले अपने शरीर पर क्या कर लेता है, नियंत्रण हासिल कर लेता है। दूसरा होता है समीप दूरस्थ सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सेंट्रल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि पास से दूर की ओर। शरीर के केंद्र के पास के जो हिस्से होते हैं वो पहले विकसित हो जाते हैं और छोर जो होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं। इसलिए बच्चा क्या करता है, जो शुरुआती चरण होते हैं उसमें जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, यानी जिसे हम कहते हैं सकल गामक कौशल, उनके बजाय जो उनकी मौलिक मांसपेशियां होती हैं उनका विकास करना वो शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। रिफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ प्री determined unfolding of genetic dispositions। ऑप्शन ए है परिपक्वता यानी मैच्योरेशंस, बी है पार्ट स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन सी है अनुकूलन अडेप्शन, ऑप्शन डी है समाजीकरण सोशलाइजेशन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए परिपक्वता। ठीक है, आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है परिपक्वता। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रकृति किसी के आनुवंशिक श्रृंगार को संदर्भित करती है। ये उन लक्षणों, क्षमताओं और योग्यताओं को संदर्भित करती है जो किसी के माता पिता से विरासत में मिली हैं। ये किसी भी कारक को शामिल करती है जो आनुवंशिक जानकारी के पूर्व निर्धारित पृथक्करण द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिपक्वता के रूप में जानते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये हमें उसके बारे में बताती है जो कि हमें किसी व्यक्ति के लक्षण, क्षमताएं और योग्यताओं से प्राप्त होते हैं, जो भी उन्हें अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम परिपक्वता के रूप में जानते हैं। परिपक्वता का तात्पर्य होता है कि आनुवंशिक वंशानुक्रम के कारण किसी व्यक्ति में मौजूदा जो लक्षण या संभावनाएं के प्रकट होने या क्रमिक रूप से खुलने से ही आनुवंशिक रूप से जो कुछ भी है उसका क्या होता है, शुद्ध परिमाण है। ठीक है, परिणाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सी-टेट की तैयारी करने चाहे प्राइमरी लेवल चाहे जूनियर लेवल, तो सबसे पहले जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की का जो चैप्टर है वो अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग अगस्त में आपका एग्जाम होगा, अगस्त 2024 सी-टेट में। तो उससे पहले लेव वाइगोत्स्की और जो जीन पियाजे उनको लर्न कर लें, क्योंकि जीन पियाजे और लेव
बाकी उसके 100% एग्ज़ाम में आएँगे, ठीक है? बाकी कोल वर्ग हैं, इन सबको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंटिकल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है अनुबंधन, ऑप्शन सी है सजा, ऑप्शन डी है क्रिया और ऑप्शन ई है सामाजिक अनुभव। तो बताइए इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है कि फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, ऑप्शन बी है सेकंड, थर्ड, 4, ऑप्शन सी है थर्ड, 4, 5, ऑप्शन डी है 1 सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन वे। हमारा कोई भी आंसर सही नहीं है क्योंकि इसमें हमें बोनस अंक प्रदान किया गया था, यानी कि वो सभी बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन लगाया था उसमें इन्हें बोनस अंक मिला था। वही व्याख्या कह रही है कि संज्ञानात्मक विकास जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों को जोड़ने से कहीं अधिक है। पियाजे के अनुसार हमारी चिंतन प्रक्रिया मौलिक रूप से कैसी होती है? बदलती है, हालांकि धीरे धीरे जन्म से परिपक्वता तक, क्योंकि हम लगातार विश्व यानी कि समाज को क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। पियाजे ने बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कितने कारक बताए हैं? 4 कारक बताए हैं। तो वो कौन कौन से 4 कारक हैं जरा देख लीजिए। पहला है परिपक्वता, दूसरा है क्रियाशीलता एक्टिविटी, तीसरा है सामाजिक अनुभव सोशल एक्सपीरियंस, चौथा है संतुलन। अच्छा, परिपक्वता क्या होता है? बच्चा बड़ा होता है और उसकी जैविक प्रक्रियाएं चिंतन स्वरूप को बदल देती है। बच्चा क्या होता है? जब बड़ा हो जाता है तो जो जैविक प्रक्रिया होती है वो चिंतन स्वरूप को बदल देती है, वो परिपक्वता कहलाता है। फिर हमारी एक्टिविटी आती है, उसमें क्या होता है? बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करके हैं क्योंकि वे अन्वेषण, परीक्षण और निरीक्षण करते हैं। सामाजिक यानी सोशल एक्सपीरियंस क्या होता है? बच्चे संचरण के माध्यम से दूसरों को सीखते हैं, ठीक है। और संतुलन में क्या होता है? चिंतन में बुनियादी प्रवृत्तियों के भी संतुलन की खोज करने की प्रवृत्ति है, ठीक है। तो इसमें सबको क्या मिला था? बोनस अंक मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डालते हैं तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चाइल्ड हु बिलीव्स दैट वाटर व्हेन फ्लूइड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर गैस और लूज इन क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सेकेंड कंटेनर। सो ऑप्शन ए है कि बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, हैज़ नॉट अटेंड कंजर्वेशन। दूसरा है कि बच्चों ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, हैज़ नॉट मास्टर्ड ऑब्जेक्ट मैंस। तीसरा है कि जीववादी सोच बच्चों के विचार को सीमित करती है, इज लिमिटेड इन थिंकिंग ड्यू टू एनिमिज्म। तीसरा है कि बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है, इज अनेबल टू परफॉर्म सेरिएशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, यानी हैज़ नॉट अटेंड कंजर्वेशन। हमारी व्याख्या कह रही है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को विचार की अपरिवर्तनता, संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा विचारों के केंद्रीकरण से संघर्ष करना पड़ता है। संरक्षण इस विचार को संदर्भित करता है कि आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा जो होती है वो समान रहती है, यानी कि क्या बताता है कि आकार में परिवर्तन होता है लेकिन मात्रा जो होती है वो सेम ही होती है। उदाहरण के लिए जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कहा था कि उस बच्चे की सोच में संरक्षण कौशल नहीं हो सकता जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तो पानी की मात्रा बर्तन के अनुसार कम या बढ़ जाती है। यानी कि जो बच्चा होता है वो सोचता है कि अगर गिलास बड़ा है और हमने पानी उसमें डाला तो पानी जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, गिलास छोटा है और पानी हमने उसमें डाला तो पानी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे इज। ऑप्शन ए है संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है
कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूरत संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और आमूरत संक्रियात्मक चरण। तीसरा है कि आमूरत संक्रियात्मक चरण, मूरत संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। चौथा है कि संवेदी चालक चरण, मूरत संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और आमूरत संक्रियात्मक चरण। जैसे आप जानते हैं जो जीन प्याजे थे उनके कितने चरण हैं, टोटल 4 हैं। कौन कौन सा? पहला था संवेदी गामक चरण जो 0 से 2 वर्ष तक था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण जो 2 से 7 वर्ष तक था। तीसरा है मूरत संक्रियात्मक चरण जो 7 से 11 वर्ष तक था। चौथा है आमूरत संक्रियात्मक चरण जो 11 से 13 किशोरावस्था तक था। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? देखो संवेदी चालक चरण, पूरब, मूरत और आमूरत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कई सारे चरण होते हैं, उनकी विभिन्न दरों पर होता है। बच्चे और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से संज्ञान विकसित होता है। संज्ञान कैसा विकसित होता है? जो बच्चे और पर्यावरण होते हैं उनके बीच आपस में क्रिया करने के माध्यम से। पियाजे का सिद्धांत न केवल ये समझने पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि बच्चे की बुद्धि प्रकृति को भी समझने पर क्या होता है? केंद्रित होता है। ठीक है, इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 दी हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बार बार ये एग्जाम में आती हैं। पहली है संवेदी गामक चालक चरण, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूरत संक्रियात्मक चरण, 7 से 11 वर्ष। और चौथी है आमूरत संक्रियात्मक चरण, 11 वर्ष या फिर उससे अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, ये सोचकर के खाने से वे पकड़ी जा सकती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो कोहल वर्ग से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोहल वर्ग से भी याद करके जाना। कोहल वर्ग, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, इन चैप्टर्स को अच्छे से लर्न कर देना। पहला है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास यानी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। दूसरा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल इथेटिकल प्रिंसिपल्स। और चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आज्ञाकारिता, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नेहा होती है वो खुद को अपनी माँ जो नेहा की जो माँ होती है वो मिठाई लेकर आती है। नेहा उसे खाना चाहती है पर खाती नहीं है, वो अपने आप को रोक देती है ये सोचकर कि माँ ने मुझे सजा देंगे अगर मैंने, उनकी माँ ने आज्ञा दी होगी कोई इस मिठाई को नहीं खाएगा, मेहमानों के लिए है, और अगर मैंने खा ली तो मुझे सजा मिलेगी, इसीलिए सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि कोहल वर्ग ने 3 चरणों या नैतिक तरह के स्तरों की पहचान की। कोहल वर्ग ने कितने चरण दिए थे? 3 चरण दिए थे। कौन कौन से? ऑप्शन ए है प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन बी है कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर पारंपरिक। ठीक है, कितने चरण दिए हैं? 3 चरण दिए हैं, जिसमें प्रत्येक को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। दिए गए प्रश्न में नेहा जो होती है वह खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई होती है उसको मेहमानों के लिए रखती है और खुद को खाने नहीं देती, अपने आप को रोक देती है, ये सोचने की अगर मैं कहीं पकड़ेगी, माँ ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे सजा और आज्ञाकारिता वाले विन्यास में आ जाते हैं, मुझे सजा मिलेगी क्योंकि मैंने आज्ञा का अवहेलना की है। ठीक है, तो ये कोहल वर्ग के कौन से है? नैतिक विकास की सजा और आज्ञाकारिता में है। सजा और आज्ञाकारिता जो होती है वो पूर्व पारंपरिक स्तर के नैतिक विकास के किसी के भीतर परिणामों से निर्धारित होती है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा, मतलब चाहे वो अच्छे के लिए हो यानी कि तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, चाहे वो बुरे के लिए हो यानी तुम्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है, दंड से बचना और प्राधिकारी के सामने झुकना सकारात्मक रूप से मूल्यवान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर डेज थ्योरी चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंट्रैक्शंस विद मोर नॉलेज पीयर्स एंड अडल्ट, यानी कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ऑप्शन ए है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले जो समकक्षी व वयस्क होते हैं उनसे अंतःक्रिया क्या करते हैं? अंतःक्रिया से सीखते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सोवियत संघ मनोवैज्ञानिक लेव
लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कहाँ के हैं लेव वाइगोत्स्की? सोवियत संघ के हैं, ठीक है। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत का तात्पर्य होता है कि समाज में संपर्क के माध्यम से जो होते हैं बच्चे उसमें महत्वपूर्ण तरीके से सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास और सीखने में अपने समकक्षी व समवयस्कों के साथ बातचीत का महत्वपूर्ण महत्व होता है। बच्चे जो होते हैं वो उनके साथ में जो रह रहे होते हैं उनसे अच्छे से सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत को सहयोग के माध्यम से सीख लेते हैं। अच्छा, लेव वाइगोत्स्की ने अंतःक्रिया के महत्व को 3 अवधारणाओं में प्रस्तुत किया है। कम से कम कितनी धारणाएं दी हैं इन्होंने? 3 धारणाएं। पहली है अधिक जानकार अन्य, दूसरी है माचान पाठ जिन्हें स्कैट फोल्डिंग कहते हैं, और तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? व्हाट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की? ऑप्शन ए है अनुकूलन, कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है पुनर्वलन यानी कि रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक परिवेश यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी है अनुवांशिकता यानी कि हेरेडिटी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी सांस्कृतिक परिवेश। वाइगोत्स्की के अनुसार जो सांस्कृतिक परिवेश है वह संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सांस्कृतिक परिवेश महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि बच्चे जो होते हैं वो विशिष्ट शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों जो उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या परिवेश में बड़े होते हैं, ठीक है, जो सभी उनके बचपन को प्रभावित करती हैं। ये सभी क्या करते हैं? बच्चों का जो बचपन होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी सभी चीज़ें उस पर इफेक्ट डालती हैं। एक शोध हुआ है, यानी कि एक सर्वे हुआ है, उससे पता चला है कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उनके विकास पर कैसा प्रभाव डालती है? बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश में संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सांस्कृतिक संदर्भ उस समाज से संबंधित होता है जहाँ बच्चों का पालन पोषण होता है और संस्कृति व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। इनमें सीखे हुए मूल्य और लोगों के समूह के बीच साझा किए जाने वाले दृष्टिकोण शामिल है। इसमें उनमें विश्वास, अर्थ, रीति रिवाज, विचार, भाषा, मानदंड शामिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये हार्वर्ड गार्डनर का है, और हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से लर्न कर देना। क्या क्या आपको है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। इन सब के बारे में अच्छे से टॉपिक याद कर लेना। एक बार कर लेंगे ना तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एग्जाम तक इन सबसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता यानी लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि वर्डली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, तीसरा है अंतःव्यक्तित्व बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, चौथा है भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि यानी वर्डली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत में हमारे शरीर और वस्तुएं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को विकसित किया। किसके सिद्धांत को इन्होंने विकसित किया? बहुबुद्धि सिद्धांत के विकास को विकसित किया। उन्होंने निर्धारित किया कि बुद्धि के 8 विशिष्ट प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 विशिष्ट प्रकार होते हैं बुद्धि के, ठीक है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुएं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि कहा है, और शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक कौशल का उपयोग करने की क्या होती है? कैपेसिटी यानी क्षमता होती है। इस बुद्धिमत्ता में मन शरीर मिलन के माध्यम से समय की भावना और कौशल की पूर्णता भी शामिल होती है। एथलीट, नर्तक, सर्जन, शिल्पकार अच्छी तरह से
विकसित शरीर गतिज बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि जो एथलीट होते हैं उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, नर्तक होते हैं उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, सृजन होते हैं, शिल्पकार होते हैं तो इनके पास शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। विजुअल स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, ऑप्शन ए है कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ऑप्शन बी है ले, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन सी है कहानियों और कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। और चौथा है कि प्राकृतिक रूपों जैसे कि जानवरों और पौधों की प्रजातियों, चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो बताइए दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता ही दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि शामिल है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया, जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं। उसमें ही एक बुद्धि होती है दृश्य स्थानिक बुद्धि, जिसमें छवियाँ और चित्र होते हैं, उसमें सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता यानी कैपेसिटी शामिल है। ठीक है, ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं और दृश्य चित्र और पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, ये मन की आंखों से दुनिया को आसानी से कल्पना कर सकते हैं। मन की आंखों से क्या करते हैं, दुनिया की कल्पना आसानी से कर सकते हैं और अपनी धारणा के आधार पर परिवेश को संशोधित कर सकते हैं और अपने दृश्य अनुभवों के पहलुओं को फिर से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये छवियाँ, आकृतियों, चेहरों, बारीक विवरणों को याद करने और विभिन्न कोणों से चीज़ों की कल्पना करने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उच्च दृश्य स्थानिक बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो आर्किटेक्ट, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, पायलट, नाविक आदि होने की संभावना रखते हैं। जिनके पास उच्च स्थानिक बुद्धि होती है वह क्या कौन से में निपुण होते हैं, आर्किटेक्ट में, चित्रकार में, इंटीरियर डिजाइनर में, पायलट, नाविक आदि में ज़्यादा संभावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है को एजुकेशन क्लास बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी बिहेव मेकली लाइक गर्ल्स वुड इनकरेज, यानी से शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए है जेंडर समता, जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन बी है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन सी है जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन डी है जेंडर समानता यानी जेंडर इक्वालिटी। सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, सही शिक्षा कक्षा में लड़कों की तरह एक शिक्षक की टिप्पणी क्या होती है कि लड़कों होते हैं तुम मजबूत बनो, क्योंकि लड़के तो मजबूत होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो नम्र होती हैं, तो तुम लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता होती है। तो सबसे पहले याद रखो कि जेंडर रूढ़िवादिता होती क्या है। अच्छा, एक बहुत समय लंबे समय तक एक धारणा चली आ रही थी कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही नम्र होती हैं, कोमल स्वभाव की होती हैं, धीरे बोलती हैं, धीरे चलती हैं और ज़्यादा जबान नहीं लड़ाती हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं वो थोड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, वो मतलब सबसे आगे चलते हैं और वो देखो जहाँ देखो वहाँ लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं और वो कुकिंग नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते। लड़कियों को खाना पकाना होता है, वो बाइक चलाते हैं, लड़कियाँ बाइक नहीं चलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं। लेकिन आजकल जो है इस कप को ऐसा कुछ नहीं रह गया, तो जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने वाले टीचर्स होने चाहिए, ना कि बढ़ावा देने वाले। ठीक है, व्याख्या कह रही है कि जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में इसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा होती है, जो समाज में उसकी जो विशेषताएं, व्यवहार और जिम्मेदारियां होती हैं उनको लिंग के अनुसार परिभाषित करती हैं। जैसे कि सह शिक्षा कक्षों में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी थी कि मजबूत बनो, लड़कियों के व्यवहार मत करो, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा था। इस तरह से ये भी हो सकता है कि तुम लड़के हो, तुम खाना नहीं बना सकते, और तुम लड़कियां हो, तुम बाइक नहीं चला सकती। ठीक है, सब जेंडर रूढ़िवादिता को ही बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इन अ क्लासरूम विद डिवर्स लर्निंग। ऑप्शन ए है उचित समावेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन। ऑप्शन बी है मानकीकृत मूल्यांकन, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। ऑप्शन सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, डी कंटेक्सुअलाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन डी है दृष्टिकोण में अनम्यता, इनफ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
ए उचित समावेशन एंड रीजनेबल अकोमोडेशन। ठीक है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीतियाँ उचित समावेशन होनी चाहिए। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीतियाँ उचित समावेशन होना चाहिए। समावेशी कक्षा कौन सी शिक्षा होती है? एक ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले दोनों बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, और जिस क्लासरूम में करते हैं उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई और अन्य विकलांगता स्थितियों की परवाह किए बिना सभी बच्चे एक साथ शामिल होते हैं। विविध शिक्षार्थियों के साथ एक समावेशी कक्षा में सहकर्मी स्वीकृति की सुविधा के लिए सहयोगी अधिगम और संवेशकों को सीखने की सक्रियता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ऐसे बच्चों को बढ़ावा दिया जाता है जो कैसे भी बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेटेड टू असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन ए है कि मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। सिंगल स्ट्रेटजी ऑफ असेसमेंट कैन प्रोवाइड अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड लर्निंग। दूसरा है ये सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। इट सर्व्स टू ऑब्जर्व चेंज इन लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। तीसरा है ये बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। इट डज नॉट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड्स टू ऑल चिल्ड्रन। और चौथा है शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। इट हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस हु आर मेंटली रिटायर्ड। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सीखने में होने वाले बदलावों का अवलोकन करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य के लिए जानकारी को एकत्र करने, उसे प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन छात्र के सीखने की क्षमता का निर्णय लेने की जानकारी एकत्र करने का एक व्यवस्थित तरीका है। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करने से होता है। इस मूल्यांकन में क्या होता है कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की क्या प्रगति होती है, कितना वो सीखते हैं, कितना उन्हें सीखना अभी बाकी है, क्या क्या प्रोसेस करें जिससे वो अच्छे से सीख सकें, इन सब में चीजें की जाती हैं। ठीक है, उनकी सीखने की जरूरतों जानने, उचित रणनीति का चयन करने के अंतर को भरने में भी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टू, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस इन द स्टूडेंट। ये तो निगेटिव है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा है कि असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इन्फेरिटी। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि असुरक्षा नहीं, सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए। तीसरा है छात्रों के बीच तुलना करना, इनेबल कंपेरिजन अमोंग स्टूडेंट्स। ये भी निगेटिव में आता है क्योंकि कभी एक टीचर को बच्चों के बीच तुलना नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। चौथा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, एड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। सहायता की बात आ गई तो यही आंसर सही हो जाएगा फोर्थ वाला। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम का उद्देश्य छात्रों के सीखने में अंतराल की पहचान करके अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाना है और छात्रों के सीखने के अंतराल को कम करने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय उपयुक्त होने चाहिए, जिन्हें जारी रखने या सुधारने की आवश्यकता है। मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना होता है। यानी क्या होता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना सीखना उन्हें बाकी है, क्या क्या करें कि वो अच्छे से सीख सकें और क्या क्या है डिफिकल्टीज आ रही है जिससे बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, इन सबके हमें मूल्यांकन से ही पता चलता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए, और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपको मिल सके। ठीक है, साथ ही इसके बाकी को जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए, 15 कल कराएंगे, फिर 30 नंबर के पेडागोजी भी आपको कराएंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स आपको कराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़िए और कम कम पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम है ही नहीं आ रहा, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, तो अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो अच्छे से उसे समझ पाएंगे। एक साथ अगर 1 घंटा
घंटे की क्लास हम कर देंगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए छोटे छोटे क्लासेस का ही मज़ा लीजिए और अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू, बाय। और इसके बाद हम आपके जो प्राइमरी लेवल के हैं वो भी क्वेश्चन लाएंगे और जूनियर लेवल के दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी ये सोशल साइंस वाला है तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्राइमरी लेवल क्या लाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बाय।